हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर का रिवीजन। रेजिडेंशियल स्टेटस एवरी एसएससी का डिटरमाइन करना होता है एवरी ईयर, चाहे एसएससी इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, कोई भी हो। हर एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस एवरी ईयर डिटरमाइन करना होता है। तो और इससे होगा क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने से होगा क्या, उसका स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिटरमाइन होगा। जैसे अगर पता पड़ेगा कि कोई इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया है, तो फिर उसकी ग्लोबल इनकम यानी वर्ल्ड की इनकम उसकी इंडिया में टैक्सेबल होगी। वो इनकम उसने चाहे इंडिया में कमाई है चाहे आउटसाइड इंडिया कमाई है, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ उसकी इंडियन इनकम पर ही इंडिया में टैक्स लगेगा। इसलिए रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना जरूरी है। अब बात समझते हैं, सबसे पहले हम इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करें। इसके लिए हम पहले बेसिक कंडीशन अप्लाई करेंगे एज गिवन इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। बेसिक कंडीशन दो हैं। अगर कोई इंडिविजुअल इन बेसिक कंडीशंस में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, और अगर वो एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर लेगा तो वो रेजिडेंट है ही। तो दो बेसिक कंडीशन में से कम एक बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ले तो वो रेजिडेंट हो गया, और अगर वो एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन। फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन के लिए हमें बेसिक कंडीशंस अप्लाई करनी होती है। फिर बाद में पता पड़े कि वो रेजिडेंट है, डिटरमाइन हो गया फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन से कि वो रेजिडेंट है, तो फिर हम सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशन करेंगे। और सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशन करने के लिए हम एडिशनल कंडीशंस अप्लाई करेंगे। और एडिशनल कंडीशंस दे रखी है हमको सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में। तो बेसिक कंडीशन सेक्शन 6(1) और एडिशनल कंडीशंस सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। बेसिक कंडीशन अप्लाई करना मतलब फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन करना कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, फिर पता पड़ा वो रेजिडेंट है तो हम सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके लिए हम एडिशनल कंडीशंस अप्लाई करेंगे। बेसिक कंडीशन भी दो हैं और एडिशनल कंडीशंस भी दो हैं। समझते हैं बेसिक कंडीशन क्या है। देखिए, बेसिक कंडीशन में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करा ले तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना करा पाए तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेसिक कंडीशंस क्या हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, जिससे हम फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो बेसिक कंडीशन दो हैं। वो इंडिविजुअल रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज की उसकी इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए। तो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अभी क्या है, 2023-24। इस ईयर में उसकी इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए कम से कम 182 डेज की। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है इट मींस वो रेजिडेंट हो गया। ठीक है, और दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है, करंट ईयर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन की उसकी इंडिया में प्रेजेंस हो, और करंट ईयर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 इयर्स में उसकी इंडिया में प्रेजेंस 365 डेज हो। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 इयर्स में अगर उसकी इंडिया में प्रेजेंस 365 दिन है, तो ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो, करंट ईयर में 60 दिन और पास्ट 4 इयर्स में 365 दिन, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सेकंड वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई मानी जाएगी। ठीक है, तो या तो वो करंट ईयर में इंडिया में प्रेजेंट हो 182 डेज, या फिर करंट ईयर में 60 डेज और पास्ट 4 इयर्स में 365 डेज की उसकी इंडिया में प्रेजेंस हो। दोनों बेसिक कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई कर लेगा तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन कॉलम 2 एक ऐसे पर्सन के लिए दे रखा है जो इंडियन सिटीजन है और जिसने फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया छोड़ा है। पास्ट में छोड़ा था नहीं छोड़ा था उससे उसकी बात नहीं हो रही है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसने फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया छोड़ा था। ऐसे पर्सन पर यह सेकंड कॉलम अप्लीकेबल होगा, या फिर कोई इंडियन शिप का क्रू मेंबर है उस पर यह सेकंड कॉलम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो उसको सिर्फ पहली वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसकी कम से कम इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए 182 डेज। फिर तीसरा कॉलम
तीसरा कॉलम एप्लीकेबल होगा कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलेंगे? जिस पर्सन का जन्म इंडिया में हुआ है या फिर जिसके पेरेंट्स का एटलीस्ट वन पेरेंट का जन्म इंडिया में हुआ है या ग्रैंड पेरेंट्स में से एटलीस्ट वन का जन्म इंडिया में हुआ है, तो वो पर्सन कहलाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब समझते हैं वो पर्सन या तो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और अभी अब्रॉड में है, हु इज अब्रॉड, और अभी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, उस पर ये थर्ड कॉलम एप्लीकेबल होगा। और हम चेक करेंगे उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज की इनकम को छोड़कर, इसका मतलब सिर्फ इंडियन सोर्सेज की इनकम अगर उसकी अप टू 15 लाख तक है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो उसके लिए हम सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगी, दूसरी वाली बेसिक कंडीशन नॉन फंक्शनल हो जाएगी। तो एक ही बेसिक कंडीशन उसके लिए क्या एप्लीकेबल होगी? उसके लिए हम देखेंगे उसकी प्रेजेंस है क्या ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कम से कम 182 डेज इन इंडिया, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है। अब अगर उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, मतलब फॉरेन सोर्सेस को छोड़कर, मतलब इंडियन सोर्सेस को काउंट करेंगे उसकी टोटल इनकम के अंदर, और अगर उसकी इंडियन सोर्सेस से टोटल इनकम 15 लाख को एक्सीड करती है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो उसके लिए फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन तो है ही, प्रेजेंस हो एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और अब उसके लिए हम सेकंड वाली बेसिक कंडीशन भी देखेंगे, और दोनों बेसिक कंडीशन में से अगर वो एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करा ले तो वो हो जाएगा रेजिडेंट। ठीक है। लेकिन पहली वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कराने से वो रेजिडेंट हो जाएगा, लेकिन दूसरी वाली बेसिक कंडीशन क्या है? उसकी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 120 डेज की इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए। करंट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 120 डेज की उसकी इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए, और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर इमीडिएटली प्रीसीडिंग पास्ट 4 इयर्स में 365 दिन की प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है सेकंड वाली बेसिक कंडीशन, तो इस सिचुएशन में उसे डायरेक्टली एनओआर माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और इस सिचुएशन में एडिशनल कंडीशंस अप्लाई नहीं करनी होगी। ठीक है। तो एडिशनल कंडीशंस हैं क्या, ये हम डिटेल में समझते हैं। एडिशनल कंडीशंस हैं कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पास्ट 10 इयर्स में जाएंगे, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पास्ट 10 इयर्स में जाएंगे, उसमें से कम वो 2 इयर्स में कम से कम रेजिडेंट इन इंडिया हो। इसका मतलब उन 10 सालों में, पास्ट 10 इयर्स में, वो कम से कम 2 साल में कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा था। पास्ट 10 इयर्स में कम से कम वो किन्हीं 2 इयर्स में कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा था, तो वो पास्ट 10 इयर्स में कम से कम 2 साल रेजिडेंट था, ये एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करा दे। या फिर पास्ट 7 ईयर में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पास्ट 7 ईयर में उसकी इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए 730 डेज। तो ये 2 एडिशनल कंडीशंस दे रखी हैं। देखिए, हमें पता पड़ा कि वो रेजिडेंट है। ठीक है। अब हमें डिटरमाइन करना पड़ता है कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। अब एडिशनल कंडीशंस ये सेकंड स्टेज का क्लासिफिकेशन करेंगी कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। ठीक है। तो उसके लिए जो पर्सन, जो इंडिविजुअल दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करा लेगा वो कहलाएगा ऑर्डिनरली रेजिडेंट। दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करा लेगा तो वो कहलाएगा ऑर्डिनरली रेजिडेंट। या दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कराता या दोनों में से एक कराता है तो वो कहलाएगा नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अभी हमने क्या समझा, ये जो 15 लाख वाला मैटर था इसमें हमने क्या समझा, इस सिचुएशन में वो पर्सन इस कंडीशन के ग्राउंड पर करंट ईयर में 120 डेज और पास्ट 4 ईयर में 365 डेज वाली कंडीशन के लिए उसे डायरेक्टली एनओआर कहा जाएगा, और इस केस में उसे एडिशनल कंडीशंस चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोला जाएगा। ठीक है। अब एक डीम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट है यहां पर, ये अभी जो हमने पढ़ा ये था एक्चुअल रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है। अब
अब समझते हैं डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। ये क्या बोलता है कि अभी सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में जो भी लिखा था उसको एक मिनट के लिए इग्नोर करो, और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम एसएससी को, इस इंडिविजुअल को डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। अगर वो इंडियन सिटीजन है, अगर वो इंडियन सिटीजन है और उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्सेस से इनकम जो है उसको छोड़कर, इसका मतलब इंडियन सोर्सेस की इनकम काउंट करेंगे, अगर उसकी इंडियन सोर्सेस से इनकम एक्सीड करती है 15 लाख को ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इंडियन सोर्सेस से इंडिया में अगर उसकी इनकम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एक्सीड करती है 15 लाख को, और वो इंडियन सिटीजन है और वो किसी और कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, वो किसी दूसरी कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, तो वो इंडिया के लिए हो जाएगा डीम्ड रेजिडेंट, और इस सिचुएशन में उसे डायरेक्टली एनओआर कहा जाएगा, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और इस केस में भी फिर एडिशनल कंडीशंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडिशनल कंडीशंस हम अप्लाई करते ही किस लिए हैं कि वो ओआर है या एनओआर है, बट इस केस में हम एडिशनल कंडीशंस अप्लाई करके देखेंगे भी नहीं और उसको डायरेक्टली एनओआर, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया बोल देंगे। ठीक है, अब ये प्रोविजन, ये डीमिंग प्रोविजन उस पर्सन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, उस इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल नहीं होगा जो एज पर सेक्शन 6(1) एक्चुअल रेजिडेंट है। इसका मतलब जो इन प्रोविजंस के हिसाब से एक्चुअल रेजिडेंट है उस पर ये डीमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब तो हमने बेसिक कंडीशंस पढ़ी। देखिए बेसिक कंडीशंस का क्या रोल है। बेसिक कंडीशन का रोल है कि वो डिटरमाइन करती है कि एसएससी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, बेसिक कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर जब पता पड़ता है हमें कि वो एसएससी रेजिडेंट है तो फिर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, और फर्दर क्लासिफिकेशन में हम चेक करते हैं वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, और इसके लिए हम अप्लाई करते हैं एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, लेकिन हमने देखा कहीं कहीं हमें एडिशनल कंडीशंस अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है और एसएससी को हम डायरेक्टली एनओआर बोल देंगे, उस इंडिविजुअल को हम डायरेक्टली एनओआर बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब अभी हमने देखा कुछ केसेस में हमें उसकी टोटल इनकम देखनी होती है अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस का मतलब क्या है, ऐसी इनकम जो अक्रू और अराइज हुई है आउटसाइड इंडिया, उसको बोला जाएगा इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, मतलब कुछ केसेस में इनकम को इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस नहीं बोला जाएगा। तो अगर वो इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जा रही है ड्यू टू सेक्शन 9, अगर उसे डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जा रहा है तो फिर उसे इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस नहीं बोला जाएगा। ऐसी इनकम जो हो रही है किसी बिजनेस से और बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, इस केस में भी उसे इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस नहीं बोला जाएगा। तीसरा केस, अगर इनकम किसी प्रोफेशन से हो रही है और वो प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है तो इस केस में भी उसे इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस नहीं बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कि किसी भी पर्सन को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब बोलेंगे, जब उसका या उसके पेरेंट्स का या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, तो उसे हम बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, उस इंडिविजुअल का खुद का, उसके पेरेंट्स में से एटलीस्ट वन का, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से एटलीस्ट वन का जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है तो वो पर्सन कहलाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात इस थर्ड कॉलम में हुई थी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं, यहां पर हम जो नंबर ऑफ इंडियन स्टे के डेज काउंट करेंगे उसमें कोई पर्सन इंडिया में आया जिस दिन और जिस दिन वो इंडिया से गया, तो दोनों दिन काउंट करेंगे क्या, इंडिया में आने का दिन और इंडिया से जाने का दिन, अराइवल डेट और डिपार्चर डेट दोनों उसके इंडियन स्टे के डेज में काउंट होगा। ठीक है, अब समझते हैं हम एडिशनल कंडीशंस। हमने बात कर ली थी कि पास्ट 10 इयर्स, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पास्ट 10 इयर्स में वो कम से कम 2 सालों में रेजिडेंट होना चाहिए। और रेजिडेंट होना हम कैसे चेक करते हैं,
एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन उन ईयर्स में सेटिस्फाई हो रही होनी चाहिए, तो वो उन 10 ईयर्स में कम से कम 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। और पास्ट 10 ईयर्स रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पास्ट 7 ईयर्स में उसकी इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए 730 डेज, ठीक है। तो ये दो एडिशनल कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी दोनों की दोनों, तो वो पर्सन रेजिडेंट तो है ही है, फिर उसका सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट भी हो जाएगा, ओआर भी कहलाएगा, ठीक है। तो ओआर बनने के लिए क्या करना होता है, एडिशनल कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ती है, तो वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाता है, ठीक है। चलिए अब एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं। एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हम बेसिक कंडीशन कैसे चेक करेंगे। बेसिक कंडीशन में क्या दे रखा है, एचयूएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ है, एचयूएफ के अफेयर्स का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है। अगर एचयूएफ के अफेयर्स का कंट्रोल मैनेजमेंट होली इन इंडिया है तो ये एचयूएफ रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी। होली आउट ऑफ इंडिया है तो ये एचयूएफ नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। अब होली या पार्टली इन इंडिया है या पार्टली आउटसाइड इंडिया है, पार्टली इन इंडिया है पार्टली आउटसाइड इंडिया है, तो इस केस में वो एचयूएफ रेजिडेंट कहलाएगी। अब इस बात को मैं शॉर्ट में बोलूं, अगर एचयूएफ का कंट्रोल मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है तो ये एचयूएफ रेजिडेंट कहलाएगी, ठीक है। अब रेजिडेंट तो डिसाइड हो गया कि एचयूएफ रेजिडेंट इन इंडिया है। अब डिसाइड करना है कि एचयूएफ ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया है। मतलब इस केस में हमें एचयूएफ का सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशन करना है, तो सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशन करने के लिए एडिशनल कंडीशन चेक करनी होगी। एडिशनल कंडीशन पूरी कराने की जिम्मेदारी कर्ता की है, तो कर्ता के लिए एचयूएफ अगर ओआर है या एनओआर है, हमको ये डिसाइड करना है एचयूएफ रेजिडेंट हो गई, एचयूएफ अब ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। इसके लिए कर्ता को एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो कर्ता एडिशनल कंडीशन क्या सेटिस्फाई कराए, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर इमीडिएटली पास्ट 10 ईयर्स में कर्ता किन्हीं भी 2 ईयर्स में रेजिडेंट इन इंडिया था, ठीक है, या करंट ईयर को छोड़कर पास्ट 7 ईयर्स में कर्ता की इंडिया में प्रेजेंस थी 730 डेज कम से कम। तो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कराएगा कर्ता, लेकिन एचयूएफ हो जाएगी उस केस में ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला एडिशनल कंडीशंस पूरी कराने की जिम्मेदारी कर्ता की है, कर्ता एडिशनल कंडीशंस पूरी करा दे तो एचयूएफ हो जाएगी ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म एलएलपी एओपी बीओआई का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करें, उनका भी हम देखेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उनके अफेयर्स का कहां से हो रहा है। अगर होली इन इंडिया है तो ये सब कहलाएंगे रेजिडेंट इन इंडिया, होली आउट ऑफ इंडिया है तो ये कहलाएंगे नॉन रेजिडेंट, अगर पार्टली इन इंडिया है कंट्रोल मैनेजमेंट एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया है तो भी ये रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। अब इन सब का सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन नहीं होगा, इसका मतलब इनका सिर्फ कितना क्लासिफिकेशन होगा कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट होने का पता पड़ने पर फिर इनका सेकेंड स्टेज का क्लासिफिकेशन नहीं होगा कि ये ओआर है या एनओआर है, ठीक है। चलिए अब कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करें, कंपनी के लिए हम देखेंगे पोयम, पोयम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब जहां से कंपनी के की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन जिस प्लेस से लिए जाते हैं, जो डिसीजन उसके कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए जरूरी है, इस सब्सटेंस मतलब उसकी मेजर क्रूशियल डिसीजन मेकिंग जहां से होती है उस प्लेस को हम बोलेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो हम उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखेंगे अगर वो होली इन इंडिया है। अब एक बात सुनिए, कंपनी के दो टाइप होते हैं, इंडियन कंपनी और कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहीं पर भी हो। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहीं से भी हो, ठीक है। अब जो कंपनी है अदर देन इंडियन कंपनी, उसके लिए हम देखेंगे अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होली इन इंडिया हुआ तो ही वो रेजिडेंट कहलाएगी इंडिया में, अगर ऐसा नहीं है अदरवाइज तो उस केस में वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। इसका मतलब पार्टली इन इंडिया है या पार्टली आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में भी वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी, ठीक है। तो कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस इस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा। अब
अब बात करते हैं हम एक खास बात, एक ये मैंने बोला था, कोई इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, कोई इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, उसके लिए हम कौन सी बेसिक कंडीशन चेक करेंगे? उसके लिए हम बेसिक कंडीशन चेक करेंगे कि उसकी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज की इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये तो जनरल रूल है। अब इसके लिए एक बात और देखेंगे, तो जो इंडियन शिप के क्रू मेंबर होते हैं उनके लिए एक्सप्लेनेशन नंबर 2 लगता है। इसमें क्या दे रखा है, अगर कोई इंडिविजुअल है जो इंडियन सिटीजन है या क्रू मेंबर है किसी फॉरेन बाउंड शिप का, जो इंडिया छोड़ रहा है शिप, उसका वो क्रू मेंबर है, उसके लिए इंडियन स्टे के डेज में काउंट नहीं होगा। कुछ डेज उसके इंडियन स्टे के डेज में काउंट नहीं होंगे जिस दिन वो उस शिप पर एंट्री करता है। ठीक है, जिस दिन वो शिप पर एंट्री करता है और जिस दिन वो शिप छोड़ता है। ठीक है, तो उसके जो शिप वाले डेज होते हैं वो उसके इंडियन स्टे के डेज नहीं माने जाएंगे। ठीक है, उसके शिप वाले डेज इंडियन स्टे के डेज नहीं माने जाएंगे। तो इसको गवर्नमेंट ने लिखा कैसे, शिप वाले डेज कैसे काउंट होंगे? कमेंसिंग फ्रॉम द डेट entered into continuous discharge certificate in respect of joining the ship, उस दिन जिस दिन इसने शिप को ज्वाइन किया। ठीक है, एलिजिबल वॉयज के लिए। एलिजिबल वॉयज मतलब जब ये शिप इंडियन पोर्ट से फॉरेन पोर्ट जाएगा या फॉरेन पोर्ट से इंडियन पोर्ट आएगा, उसको बोलेंगे हम एलिजिबल वॉयज। तो एलिजिबल वॉयज और जर्नी के लिए जिस दिन उसने शिप को ज्वाइन किया, ठीक है, तब से उसके शिप के दिन शुरू हो जाएंगे और खत्म कब होंगे? ending on the date entered into continuous discharge certificate in respect of signing off, जिस दिन वो शिप से साइन ऑफ करता है, मतलब शिप छोड़ता है, तब तक के डेज शिप के डेज माने जाएंगे और वो उसके इंडियन स्टे के डेज में काउंट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मानू, फॉर एग्जाम्पल किसी इंडियन शिप का कोई क्रू मेंबर है उस, और पूरे साल भर में मैं बोलूं कि वो 365 दिन उसकी मैं इंडिया में प्रेजेंस मानता हूं, तो ये वाले शिप वाले डेज उन 365 दिन में से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। और हाँ, अगर लीप ईयर हुआ 366 दिन का, तो ये शिप वाले डेज 366 दिन में से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे और बाकी के दिन ही उसके इंडियन स्टे के दिन यानी इंडिया में प्रेजेंस के दिन माने जाएंगे। और अगर वो बैलेंस डेज, ये डेज घटा के, शिप के डेज घटा के बैलेंस डेज अगर 182 डेज हैं कम से कम, तो ये इंडियन शिप का क्रू मेंबर रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का मीनिंग मर्चेंट शिपिंग एक्ट में दे रखा है। अब बात करते हैं ये रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने से होगा क्या? तो उसका इफेक्ट पड़ता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स पर, उसका इफेक्ट पड़ता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स पर। उसको समझने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंडियन इनकम का क्या मीनिंग होता है। इंडियन इनकम का मीनिंग गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के बनाया है, तो आप बहुत हैरानी करेंगे कि इंडियन इनकम की डेफिनेशन गवर्नमेंट ने बहुत चालाकी करके बनाई है। तो जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई वो इंडियन इनकम है, वो कमाई नहीं गई इंडिया में लेकिन इंडिया में रिसीव हो गई, तो वो इंडियन इनकम है। और इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, फॉर एग्जांपल कोई इनकम फॉरेन में कमाई गई, कोई इनकम फॉरेन में कमाई गई, लेकिन उसको वहां फॉरेन में किसी इंडियन बैंक की ब्रांच में डिपॉजिट कराया गया, तो वो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी, वो इंडियन इनकम है। और इंडियन इनकम पर तो नॉन रेजिडेंट को भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडियन इनकम पर सबको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, सबको ही इंडियन इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडियन इनकम की डेफिनेशन क्या है? जो इनकम भले ही बाहर कमाई गई, फॉरेन में कमाई गई, लेकिन इंडिया में रिसीव की गई, तो वो इंडियन इनकम है। दूसरा, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तीसरा, इनकम अक्रू और राइज इन इंडिया, जो इनकम इंडिया में कमाई गई है वो तो इंडियन इनकम है ही, और इनकम डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया। अब इस पॉइंट नंबर 4 से रिलेटेड मेरे को एक पॉइंट ध्यान आ रहा है। इंडियन एम्बेसडर की पोस्टिंग यूएसए में हुई, वो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, बट उसे अपने जॉब की सर्विस रेंडर करने के लिए फॉरेन में रहना पड़ता है। अब वो इंडिया आता भी नहीं है, पूरे साल फॉरेन में रह रहा है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन है और इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, इंडियन एम्बेसडर है।
उसको सैलरी भी आउटसाइड इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है, लेकिन उसकी ये सैलरी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने यहां हमने बात की इंडियन इनकम कि ये कहलाते हैं फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडियन इनकम। अगर इनकम किसी भी कॉर्नर में फॉल कर गई तो वो इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम पर तो नॉन रेजिडेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो फॉरेन इनकम क्या है? वेरी सिंपल, जो इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरेन इनकम है। ठीक है, अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स, अब मैं इंडिविजुअल एचयूएफ की बात करूं, इंडियन इनकम आपने डिसाइड कर लिया, इंडियन इनकम में क्या क्या कवर होगा? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये इंडियन इनकम के फोर कॉर्नर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो कोई इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम पर सबको टैक्स देना पड़ेगा। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल, चाहे एसएससी ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तो सबको ही इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। अब फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी क्या? ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए देखने की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए तो फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होती है, और नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट की फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होती है, नॉन रेजिडेंट की सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। अब झमेला जो है वो सिर्फ एनओआर का है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो कोई एसएससी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इंडियन इनकम सबको ही टैक्सेबल है, सबको ही टैक्सेबल है। और फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट को इंडिया में टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं है। लेकिन एनओआर का सीन अलग है। एनओआर के लिए ढंग से समझना, एनओआर के लिए इंडिया में टैक्सेबल तभी होगी जब उसका कुछ इंडियन कनेक्शन हो, उसका उस इनकम का कुछ इंडियन कनेक्शन हो, तभी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। अगर उस इनकम का इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है तो वो इनकम एनओआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है। और फॉरेन इनकम रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, कोई इनकम अर्न भी आउटसाइड इंडिया की गई, उसको रिसीव भी आउटसाइड इंडिया किया गया, लेकिन बाद में लेटर ऑन उसको इंडिया में रेमिट किया गया। ठीक है, तो ये रेमिटेंस टू इंडिया है, ये टैक्सेबल किसी को नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये इंडियन इनकम नहीं है, इसको अर्न भी आउटसाइड इंडिया किया गया और एक बार रिसीव भी आउटसाइड इंडिया कर लिया गया था, तो ये बाद में इंडिया में रेमिटेंस हो रही है, तो ये किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगी, भले ही एसएससी चाहे ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, चाहे एनओआर हो, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है, अब एक सीबीडीटी का सर्कुलर, कोई नॉन रेजिडेंट सी फेरर है, मतलब शिपिंग इंडस्ट्री का एम्प्लॉय है, वो शिप पर काम करता है। ठीक है, उसका जॉब शिप पर है, वो अपनी सर्विसेज शिप पर देता है, तो उसकी सर्विसेज आउटसाइड इंडिया हैं और वो ऐसे शिप पर ड्यूटी करता है, वो चाहे इंडियन फ्लैग वाला है चाहे फॉरेन फ्लैग वाला है। ठीक है, और वो हाई सी के अंदर जाकर अपनी सर्विसेज दे रहा है, जो इंडिया का पार्ट नहीं है, वहां पर अपनी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन उसकी सैलरी उसको रिसीव हो रही है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में, और ये एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट अकाउंट उसने इंडिया में इंडियन बैंक में मेंटेन किया है, इंडियन बैंक में उसने एनआरई अकाउंट मेंटेन किया है, उसकी सैलरी डायरेक्टली इस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, सिर्फ उसकी सैलरी डायरेक्टली इंडिया में रिसीव हुई, महज इस ग्राउंड पर उसको इंडिया में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। ये है सीबीडीटी का सर्कुलर, जो सिर्फ बेनिफिट देगा किसको? नॉन रेजिडेंट सी फेरर को। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाती है एज पर सेक्शन 9। तो कौन सी इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी? ऐसी इनकम जो कमाई गई है थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। जैसे किसी नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है,
उस बिजनेस कनेक्शन से उस नॉन रेजिडेंट ने इनकम कमाई है, वो इंडियन इनकम है। फिर कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में, उससे इनकम हुई नॉन रेजिडेंट को, तो ये भी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी। कोई एसेट है या इनकम का सोर्स इंडिया में है, उससे इनकम कमाई, फॉर एग्जांपल एक नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में लोकेटेड किसी प्रॉपर्टी से इनकम कमाई, तो वो इंडियन इनकम मानी जाएगी और उसके लिए वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। फिर कोई कैपिटल एसेट, कोई नॉन रेजिडेंट है, कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया है, वो ट्रांसफर कर दे, उससे उसको कैपिटल गेन की इनकम हुई, वो भी उस नॉन रेजिडेंट को इंडिया में टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये सब डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा और उस नॉन रेजिडेंट को भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। अभी हमने बात की, अगर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया हो जाता है तो उससे जो इनकम होती है वो डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाती है। तो बिजनेस कनेक्शन किसको बोलेंगे? बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन सेक्शन 9 में एक्सप्लेनेशन 2 में दे रखी है। बिजनेस कनेक्शन इन 3 सिचुएशन में माना जाएगा। ठीक है, बिजनेस कनेक्शन इन 3 सिचुएशन में माना जाएगा। अब प्रिंसिपल जो है वो नॉन रेजिडेंट है, प्रिंसिपल जो है वो नॉन रेजिडेंट है और उसका इंडिया में एजेंट है, इंडियन एजेंट, और उसका प्रिंसिपल नॉन रेजिडेंट है। तो a person who has or habitually exercise in India an authority to conclude contract on behalf of non-resident, तो कोई इंडियन एजेंट है और उसका प्रिंसिपल फॉरेन का है, नॉन रेजिडेंट है। उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल ने इस इंडियन एजेंट को इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की अथॉरिटी दे दी है। ठीक है, तो माना जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, उसने इंडिया में अपना इंडियन एजेंट अपॉइंट कर रखा है, इसे हम बोलेंगे उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। और वो जो एजेंट है, इंडियन एजेंट, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने में प्रिंसिपल रोल प्ले करता है नॉन रेजिडेंट के लिए। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो वो कंक्लूड कर रहा है इंडियन एजेंट, वो उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल के नाम से है और उससे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या राइट टू यूज ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय दैट नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट की प्रॉपर्टी का कोई राइट ट्रांसफर हो रहा है या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, या नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर ये इंडियन एजेंट कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो माना जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। अब इस बात को अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल इंडिया में अपना कोई एजेंट अपॉइंट करता है, तो इससे कहा जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल ने इंडिया में अपना बिजनेस कनेक्शन रखा है और इससे इस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल को जो इनकम होगी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। फिर दूसरा केस, अगर उस एजेंट के पास इंडिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की अथॉरिटी नहीं है, पहला केस था उसके पास कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की अथॉरिटी है। दूसरा केस, उस इंडियन एजेंट के पास इंडिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल का गुड्स स्टॉक अपने पास मेंटेन रखता है और उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल के डायरेक्शन पर नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल के कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर करता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी माना जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, या ये इंडियन एजेंट उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर ऑर्डर सिक्योर करता है, कस्टमर से ऑर्डर लेता है। ठीक है, या नॉन रेजिडेंट का आउटसाइड इंडिया एक पूरा ग्रुप है, कोई एसोसिएशन है, उसके डायरेक्शन पर ये इंडियन एजेंट इंडिया में ऑर्डर सिक्योर करता है कस्टमर से, तो माना जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन एग्जिस्ट करता है और इस बिजनेस कनेक्शन से उस नॉन रेजिडेंट को जो भी इनकम होगी उस नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल मानी जाएगी। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है और इससे जो इनकम होगी वो डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब नॉन रेजिडेंट का कहना है, वैसे तो आप क्या देखते हो, मेरी इंडिया में प्रेजेंस देखते हो, मैं 182 डेज इंडिया में प्रेजेंट हूं कि नहीं हूं। ठीक है, तो अगर मैं प्रेजेंट होता हूं तो मेरी इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट ही नहीं होता, इंडिया में प्रेजेंस होगा ही नहीं, मेरी प्रेजेंस होगी नहीं इंडिया में, मैं इंडिया में आऊंगा ही नहीं, एजेंट के थ्रू बिजनेस करूंगा। तो गवर्नमेंट ने फिर उसको पकड़ लिया कि तुम्हारा इंडिया में एजेंट होना तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन है, तो फिर तुम्हारी इनकम तब भी टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में। अब उसका कहना है ठीक है, मैं एजेंट भी अपॉइंट नहीं करता इंडिया में, मैं मेरी इंडिया में प्रेजेंस भी नहीं होगी अब, और मैं इंडिया में एजेंट भी नहीं रखूंगा। ठीक है, मैं इंडिया के बाहर बैठे बैठे
इंडिया में बिजनेस करूंगा और उससे इनकम अर्न करूंगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक कदम आगे और बढ़ाती है कि नॉन रेजिडेंट, इस केस में हम देखेंगे तुम्हारी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है क्या इंडिया में, तुम्हारी इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, एजेंट के थ्रू बिजनेस कनेक्शन नहीं है, लेकिन तीसरा स्टेप हम अप्लाई क्या करेंगे, हम चेक करेंगे तुम्हारा इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है क्या। जैसे फेसबुक, यूट्यूब वगैरह और इंस्टाग्राम वगैरह, पबजी, इन सब की इंडिया में न तो फिजिकल प्रेजेंस है, न ही इनका इंडिया में कोई एजेंट है, लेकिन फिर भी इनकी इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। तो अगर नॉन रेजिडेंट आपकी इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, तो उससे भी आपको जो इनकम होगी वो हम इंडिया में टैक्सेबल करेंगे। तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस होना इंडिया में कब माना जाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है 2 केस में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो। अच्छा, अगर किसी नॉन रेजिडेंट की इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो माना जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर किसी नॉन रेजिडेंट की इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो क्या माना जाएगा, उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, और उस बिजनेस कनेक्शन से जो भी इनकम होगी वो डिम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, यानी इंडिया में अर्न मानी जाएगी। मतलब उस नॉन रेजिडेंट को उस इनकम पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का एक नया झमेला आ गया। तो इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस होना कब माना जाएगा, अगर कोई नॉन रेजिडेंट ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करता है गुड्स, सर्विस और प्रॉपर्टी का। ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट कर रहा है इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया। कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया से बाहर बैठे बैठे किसी इंडियन कस्टमर को कोई सॉफ्टवेयर सप्लाई करता है ईमेल के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी नॉन रेजिडेंट से सॉफ्टवेयर लिया और उसने मुझे ईमेल के थ्रू भेज दिया। ठीक है, तो उस नॉन रेजिडेंट को मेरे से जो इनकम मिलेगी वो कहलाएगा कि उसकी इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। ठीक है, लेकिन इसको एक कंडीशन के साथ जोड़ के देखा जाएगा। कंडीशन क्या है, अगर एग्रीगेट ऑफ पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, उस नॉन रेजिडेंट के ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस की एग्रीगेट वैल्यू देखेंगे, और अगर वो एग्रीगेट वैल्यू ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एक्सीड करती है 2 करोड़ को, तो इस सिचुएशन में माना जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाता है, और बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से जो इनकम होती है वो डिम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाती है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन, सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस सोलिसिटिंग और बिजनेस एक्टिविटीज और एंगेजिंग इन इंटरेक्शन, वो इंडिया में नंबर ऑफ यूजर्स से कितना इंटरेक्ट करते हैं। अगर उनके इंडिया में नंबर ऑफ यूजर्स एटलीस्ट 3 लाख है तो फिर माना जाएगा कि उनकी इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। फॉर एग्जांपल पबजी के अगर इंडिया में नंबर ऑफ यूजर्स कम से कम 3 लाख है तो माना जाएगा कि पबजी की इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक नया कंसेप्ट लेकर आई, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। अब ये जो ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज हुए इनको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया माना जाएगा, वेदर और नॉट ये इसके लिए एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट इन इंडिया में हुआ चाहे आउटसाइड इंडिया हुआ, एग्रीमेंट इन इंडिया हुआ चाहे आउटसाइड इंडिया हुआ, दोनों ही केस में इसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया माना जाएगा। और भले उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में रेजिडेंस नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तब भी माना जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट की इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। और तीसरा केस, वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में सर्विस देता है या नहीं देता है, वेदर और नॉट, चाहे वो इंडिया में सर्विस देता है चाहे नहीं देता है, तब भी उसकी इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मानी जाएगी। मतलब एग्रीमेंट कहीं पे भी हुआ हो, इन इंडिया हुआ, आउटसाइड इंडिया हुआ। ठीक है, उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में रेजिडेंस भी नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, और वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में कोई सर्विस प्रोवाइड करता है चाहे नहीं करता है, तब भी उसकी इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मानी जाएगी। ठीक है, और तो क्या उस नॉन रेजिडेंट की ये सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी? नहीं, जितनी इनकम ओन ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज से रिलेटेड है
जितनी इनकम इंडियन ऑपरेशन से रिलेटेड है, जितनी इनकम इंडियन यूजर्स से रिलेटेड है, जितनी इनकम इंडियन कस्टमर्स से रिलेटेड है, सिर्फ उतनी ही इनकम उनकी इंडियन इनकम माना जाएगा, सारी नहीं। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 3A, अगर कभी ऐसे होता है कि वो नॉन रेजिडेंट कुछ ऑपरेशंस इंडिया में करता है, कुछ ऑपरेशंस वो आउटसाइड इंडिया करता है, तो ऐसा उसका बिजनेस जिसके ऑपरेशंस वो सारे के सारे इंडिया में नहीं करता है, तो सिर्फ उतनी ही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी जितने ऑपरेशंस उसने इंडिया में किए हैं। जितने ऑपरेशंस इंडिया में किए हैं उससे कनेक्टेड इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल होगी। जितनी इनकम फॉरेन ऑपरेशंस से कनेक्टेड है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ऑपरेशंस कैरीड आउट इन इंडिया में क्या क्या माना जाएगा? अगर कोई एड एजेंसी है और वो इंडिया में एडवर्टाइजमेंट कर रही है और उन्होंने इंडियन कस्टमर्स को टारगेट किया है जो इंडिया में रहते हैं, या ऐसे कस्टमर्स जिनका आईपी एड्रेस इंडिया का है। ठीक है, आईपीए ये मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जिन कस्टमर्स का इंडिया का है वो इंडिया के माने जाएंगे। तो कोई एड एजेंसी फॉरेन की, उन्होंने एड किया है इंडियन कस्टमर्स के लिए, तो उस फॉरेन एड एजेंसी की इनकम माना जाएगा कि उन्होंने इंडिया से कमाई है और उनके ये ऑपरेशंस इंडिया में हुए हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ने टारगेट किसको किया है? इंडियन कस्टमर्स को। ठीक है, दूसरा केस, अगर किसी इंडियन कस्टमर को कोई डेटा सेल किया गया है तो फिर उसको सेल करने से जो इनकम हुई है वो माना जाएगा कि वो ऑपरेशंस कैरीड आउट इन इंडिया से हुई है और वो इंडिया में टैक्सेबल होगी ही। या कोई गुड्स और सर्विस सेल की है इंडियन कस्टमर को जो इंडिया में रेजाइड करता है, या ऑनलाइन सेल किया है, तो उस कस्टमर का आईपी एड्रेस इंडिया का है, तो माना जाएगा कि ये ऑपरेशंस कैरीड आउट इन इंडिया है और इससे जो इनकम नॉन रेजिडेंट को होगी वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। ठीक है, चलिए अब लास्ट में समझते हैं, अगर अगर कोई रेजिडेंट किसी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को मॉनेटरी गिफ्ट देता है, तो ये इस नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 8 क्या बोलता है? पेयर रेजिडेंट इन इंडिया है, वो रेजिडेंट है, चाहे ओआर है, चाहे एनओआर है, चाहे इंडिविजुअल एचओएफ कंपनी कोई भी है। पेई यानी रेसिपिएंट नॉन एनओआर है या एनआर है, नॉन रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट या फॉरेन कंपनी है। अब एक बात समझना, अगर एनआर और फॉरेन कंपनी है तो उसको गिफ्ट कब रिसीव हुआ? ऑन और आफ्टर 5 जुलाई 2019। और अगर वो एनओआर है तो उसको ये गिफ्ट रिसीव हुआ 1 अप्रैल 2023 के ऑन और आफ्टर, अगर वो एनओआर है। कौन? रेसिपिएंट। तो इस सिचुएशन में उस रेसिपिएंट के हैंड में ये इनकम मॉनेटरी गिफ्ट इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ये मॉनेटरी गिफ्ट भले ही रेसिपिएंट को आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ हो तब भी इंडिया में टैक्सेबल होगा, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता है, वो हम अदर सोर्सेस सेट में पढ़ चुके हैं, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में। जैसे रिलेटिव से मिलता है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिलता है, उन सिचुएशन में तो वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। ये प्रोविजन ध्यान रहे सिर्फ मॉनेटरी गिफ्ट पर एप्लीकेबल है, नॉन मॉनेटरी गिफ्ट अभी तक गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के दायरे में नहीं लिए हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट, इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट।